हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग कृषि उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और किस तरीके की कृषि भारत में की जाती है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, इन सारे चीजों को देखने वाले हैं। टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस पूरे वीडियोस को अंत तक देखिए और प्रीवियस के जो भी आपके क्लासेस डाले गए हैं 6th, 7th, 8th और 9th के, इनको भी पूरी तरीके से देखिए क्योंकि ये आपको एक इस जो स्ट्रक्चर तैयार करेगा वो हर एक चीजों को आपको समझने में हेल्प करेगा। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है। आपके सपोर्ट से जो है और नए चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी जो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने में और बेसिक नॉलेजों को और ज्यादा शार्प करने में। अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इसकी जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब कि वो किसी न किसी वे में कृषि के ऊपर ही डिपेंडेंट है और जो भी कार्य वो करते हैं वो कृषि से रिलेटेड होते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी 2/3, मतलब केवल 1/3 जो जनसंख्या है वो क्या होते हैं कि या तो द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं या फिर तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, बट 2/3 जो है वो कहीं ना कहीं से कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। और अगर हम इसकी बात करें और ज्यादा तो खदानों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल को पैदा करती है। अगर कृषि ना रहे, सपोज दैट आप अपने जिंदगी को इस तरीके से एनालाइज करो कि अगर आपके पास अगर किसान नहीं है, आज जिस तरीके से किसान परेशान है नए फार्मिंग एक्ट को लेकर के, वो एक अलग बात है कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन जिस तरीके से वो परेशान है वो कहीं ना कहीं से आपको ये चीज एक इंडिकेशन देता है कि अगर वो किसान खेती नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए खाना कहाँ से आएगा, है ना। तो मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ कि वो जो एक्ट बनाया गया है वो रियली उनके लिए बेनिफिटेबल है या नहीं, ये अलग की बातें हैं। लेकिन अगर उस किसान को आप मानिए जितने किसान यहाँ है, अगर वो काम नहीं करे तो क्या होगा। सेम चीज यहाँ पे आपके लिए आता है कि अगर कृषि है तभी वो कच्चे माल जो है ना उसको पैदा करती है, कृषि के थ्रू ही पैदा होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो जब आपके उद्योग में जाते हैं तो वहां से फिर आपको अच्छे अच्छे चीजें मिल करके आती है। तो इसलिए कच्चे माल जैसे कपास की अगर बात करें तो कपास एक बार कपड़ा बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। कपास किसी खेत में उपजता है और फिर उस कपास को जो है वो प्रोसेस करके तब उसे कपड़ा बनाया जाता है, धागा बना करके। तो इसलिए जो बेसिक चीज है वो कृषि से ही निकल करके आती है। तो कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जानना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। बाकी अगर कृषि के प्रकार के ऊपर हम लोग आएंगे तो कृषि को अनेक प्रकार में विभाजित किया गया हुआ और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसको जैसे ही हम पढ़ेंगे हमें प्रकार इसके समझ में आने लगेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कृषि के प्रकार से जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, वहां किसी भी इफ और बट का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब एग्जाम में टू द पॉइंट आ जाते हैं। ये आपके टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट देखना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कृषि के प्रकार के ऊपर हम लोग आएंगे तो ये अपना आता है प्रारंभिक जीविका, या इसको हम लोग निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। अब इस तरीके की कृषि कहाँ की जाएगी, नाम ही इसका निर्वाह कृषि है। मीन्स कि इसमें जो हम कृषि के लिए जो यूज कर रहे हैं औजार इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल पुराने समय का है। मीन्स वी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड न्यू थिंग्स, है ना। कुछ अच्छे चीजों, कुछ नए चीजों को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो भी आपके औजार हैं वो सारे जो औजार है उसको हम कहीं ना कहीं से पुराने वाले चीजों के तरह ही यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि आज के समय में अगर ये जीविका निर्वाह कृषि अगर कहीं हो रही है तो वहां पे लकड़ी के हल का ही यूज किया जाएगा, ना कि रोटावेटर का यूज किया जाएगा। ये चीज है इसमें। और इस तरीके के जो कृषि होती है वो परिवार अथवा समुदाय के श्रम की मदद से की जाती है। मतलब कि इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपके घर में 3 लोग हैं और आपके पास अगर सपोज दैट 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन है अगर आपके पास, और आपके जो बगल के लोग हैं उनके घर में अगर 3 लोग हैं तो ये मिल करके आपकी खेती करेंगे। मीन्स 6 लोग से आप इस 1 एकड़ का बुआई करिएगा और फिर 6 लोग जो आपके घर से होंगे ये इनके घर में जाकर के हेल्प करेंगे।
1 एकड़ का बुआई करने के लिए, अगर उनके पास भी है तो इस तरीके से ये कृषि मदद के हिसाब से की जाती है। बेसिक बातें हैं ये, इसको जानना जरूरी है, और जो गांव से बिलोंग करते हैं वो अक्सर इस बातों को जानते हैं। और ज्यादातर अब आपको ये चीज देखने को मिलेगा वहां पर जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो इसलिए उस जगहों को भी एनालाइज करना है आपको, क्योंकि वो लोग भारत के हैं और उनको जानना हमें जरूरी है। बाकी अगर थोड़े से और इसके ऊपर आए तो मॉनसून जहाँ पे आते हैं, बिल्कुल जहाँ पे मॉनसून का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, उस जगह पे भी इस तरीके की कृषि की जाती है, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह की जो कृषि है, ये लोग एक्चुअली में नए चीजों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो जैसे ही ये नए चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो इनका ये कैसे डिपेंडेंट रहेंगे, बिल्कुल मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। इनके पास जो सिंचाई का जो साधन होगा वो बिल्कुल पुराना तरीका होगा, वो नया नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस जगह वे इस तरीके की कृषि उस जगह पर की जाती है जहाँ पे मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बातें क्लियर है यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें इस कृषि की, तो ये कृषि ऑब्वियसली एक कर्तन और दहन कृषि के नाम से जानी जाती है। और इस कृषि के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कर्तन और दहन कृषि में, कि सबसे पहले पेड़ को काट दिया जाता है। एक जगह पे जहाँ पे इस तरीके का पेड़ है, इस पेड़ को सबसे पहले हम लोग कट करेंगे। कट करने के बाद इसको जलाएंगे, और जलने से जो राख बनेगा, उस राख को फिर से हम लोग हल और बैल के द्वारा उसको वहां पे क्या करेंगे कि उसकी जुताई कर देंगे, और फिर उसके बाद वहां पे कृषि करेंगे। पहली बात, इसके फायदे क्या होते हैं कि ये जो पेड़ जला या घास फूस होता है वो जल करके एक जमीन के रूप में आ जाता है। जैसे ही यहाँ की उर्वरता खत्म होती है, ये लोग कृषि करना छोड़ देते हैं यहाँ पे। हम लोगों की तरह नहीं कि इसमें फिर से खाद और अलग चीज डाल करके कृषि कर रहे हैं। तो एक तरीके से तो कृषि की उर्वरता बची रह गई इसमें। लेकिन दूसरा इसका एक इम्पैक्ट क्या आता है कि जो पेड़ कट जाते हैं ना, वो इन्वायरमेंट के ऊपर पूरा जो है ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स यही है। ये चीजें हो गई यहाँ पे, इस चीज को समझना था। अब आता है मेन मैटर कि हम लोग एक्चुअली में जो है इस तरीके के कृषि को करते कहाँ पे है और उसके नाम क्या क्या होते हैं। इसको आप प्री फैक्टर में जोड़िए पहले, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सीएपीएफ अगर 2020 की आप बात कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को हमें जानने जरूरी है। अगर हम लोग आए तो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम कृषि कहा जाता है। अगर आप मणिपुर में पामलू इसको बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के विस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा बोला जाता है। अब इसको तो आप प्रीत में जोड़ लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो विदेशों में जिस तरीके से इसके नाम को लिया जाता है उसको भी इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीएपीएफ जो 2020 है उसमें आया हुआ था। तो अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो तो आप इसके लिए कंफर्म रहो कि आप 30% क्वेश्चन कंप्लीट करके जा रहे हो। 70% क्वेश्चन आप स्पेसिफिक बुक से आएंगे आपके, ठीक है ना, इसको आप 50% कर लो, और बाकी के करंट अफेयर्स और आपके जो आते हैं क्वेश्चंस उसको अब आप खुद से एनालाइज कर लेना कि वो कितने पे आएंगे। बट अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए कहीं कोई शक नहीं है। अगर हम लोग झूम कृषि की बात करें तो कर्तन दहन प्रणाली जो होता है ये कृषि, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बोला जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनुको बोला जाता है, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में इसको मसोले बोला जाता है, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं अगर भारत की हम लोग बात करेंगे तो कर्तन मतलब झूम कृषि जो है, कर्तन एवं दहन प्रणाली जो है, इस कृषि का ही ये सारे नाम है। तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो मध्य प्रदेश में इसको बेवर या फिर दहिया बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू, पेंडा, ओडिशा में इसको जो बोला जाता है वो पामाडाबी और कोनाम, बरीगा, ये थोड़े से नाम डिफिकल्ट है, बरीगा। पश्चिम घाट में इसको कुमारी बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी में और राजस्थान में इसको बालड़े तथा बाल्टरे बोला जाता है, हिमालय क्षेत्र में इसको खील बोला जाता है, और झारखंड में कुड़वा और उत्तर प्रदेश में इसको झूम बोला जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश, और मतलब यहाँ से जितने भी आपके पॉइंट है ये सारे आपके प्री के लिए वीवीआई है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के आपके एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करते हुए चलिए, आपके बहुत क्वेश्चंस बेसिक चीजें क्लियर होते जाएगी। अगर हम लोग और जरा सा इसके मॉडरेट टाइप के ऊपर आएंगे तो गहन जीविका कृषि जो आता है, ये कृषि वहां पे की जाती है जहां पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है।
अब जनसंख्या का दबाव घनत्व कहाँ होगा ज्यादा, तो ये उत्तरी मैदान में होगा। उत्तरी जो मैदान है आपका, ये उत्तरी मैदान में इसलिए यहाँ की जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ की जो मृदा है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। और यहाँ पे वो सारे टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी जो एक जीवन को सरवाइव करने के लिए सही होगा। अगर आपके पास नदियां हैं तो आपको नदी बहुत चीज देती है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे देती है, खाने के लिए बहुत चीज दे देती है, और साथ में वहां की जो जमीन होगी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। तो उत्तर का जो मैदान होगा वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला होगा, और इस जगह पे जो है वो गहन जीविका कृषि की जाती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर हम लोग आएंगे तो वाणिज्य कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार के जो वाणिज्य कृषि होती है, पहले तो वाणिज्य का मतलब अगर आप देखिएगा तो ये आपके व्यापार से रिलेटेड ही होगा, कहीं कोई शक नहीं है। तो वैसा कृषि का प्रकार जिसमें हम लोग आधुनिक उपकरण का यूज करते हैं, मतलब कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप आधुनिक उपकरण का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पैदावार ज्यादा चाहिए। आप नए बीज का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फसल अच्छे चाहिए। आपने जमीन में रासायनिक उर्वरक का यूज किया, कीटनाशकों का यूज किया कि इससे हमारे पैदावार ज्यादा जो है हो, और कीटनाशक मतलब कीट उसको बर्बाद नहीं करे, इसलिए आपने इस चीज का यूज किया। मतलब अगर पूरे आप इसको कैटेगराइज करोगे एक तरीके से, तो आपने इस कृषि को इसलिए किया है कि आपको इससे फायदा हो, मीन्स कि ये वाणिज्य कृषि है। अब वाणिज्य कृषि के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें रोपण कृषि भी वाणिज्य कृषि का एक प्रकार होता है। तो अब रोपण कृषि जो होता है ना, व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से होती है ये रोपण कृषि। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि है, क्योंकि इसको आप बेच करके डायरेक्ट मुनाफे कमाते हैं आप। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर देखिएगा इस तरीके के असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी की खेती, और ये जो खेतियां होती है ये वहाँ की मुख्य खेती होती है। आप असम वाले एरिया में जाइए, आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। बंगाल वाले एरिया में जाओगे, आपको दार्जिलिंग का जो एरिया है वहां पे आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के चाय मिलेंगे। कर्नाटक जो है वो कॉफी के लिए मशहूर है, जो भी नेस्ले की कॉफियां आती है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक से ही आपको जो है प्रोसेस करके दिया जाता है आपको। तो इस तरीके की कृषि जो है वहां की रोपण कृषि हो जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब अगर जरा सा हम लोग आएंगे और सास्य प्रारूप के रूप में, भारत में अगर इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार की है, मतलब कृषि के ये प्रकार होते हैं। तो रबी, खरीफ और जायद, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये यहाँ से क्वेश्चंस, ये एक्सेप्शंस है। आप बहुत ज्यादा देखते होंगे तो रबी और खरीफ की बात करते होंगे, जायद की बात नहीं करते हैं आप। और जायद से क्वेश्चंस आते हैं, ये कब बोया जाता है और इसमें किस किस चीजों को शामिल किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सारे को डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम लोग रबी फसल के ऊपर में आएंगे तो शीत ऋतु में, जैसे अभी का जो समय है ये शीत ऋतु का है और इसमें रबी फसल बोए जाएंगे। तो इसका जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, और इसको जो काटने का समय होता है वो अप्रैल से जून के समय में होता है। तो अगर आप गेहूं की बात करें तो आपको ये रबी फसल है, और ये आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इसको बोते हैं आप। और ग्रीष्म ऋतु अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आपने इसकी बुआई कर ली, और ग्रीष्म ऋतु में जो है वो अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में आपने इसको काट लिया। तो इसमें जो जो फसल आती है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर गेहूं आ जाता है, जौ, मटर, चना, सरसों, इस तरीके के फसल आती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि अभी जो रबी फसल है, इस रबी फसल के रूप में आप किस किस चीज को बोते हैं। ये जैसे जैसे आप कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट से भी बहुत लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि बुक में एक स्पेसिफिक चीज ही आपको दी जाएगी कि आप समझ सकते हो। लेकिन अगर किसी एरिया वाइज में आप ये चीज क्लियर कर रहे हो कि हमें यहाँ से ये चीज मिल रहा है, यहाँ से ये चीज हमने ग्रीष्म ऋतु में बोया, रबी फसल के रूप में हमने इसको बोया, शीत ऋतु में इतना से इतना महीने के बीच में हमने इस चीज को बोया है और इसको इतना दिन में काटेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रहे हो ना, तो ये जो है ना, वो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उसी वक्त के हिसाब से करो। ये हर एक लोगों को अलग अलग आइडियाज देंगे, क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है पूरे भारत में सारे लोग देख रहे हैं, तो अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे यहाँ पे। बाकी अगर राज्य की बात करें तो किस किस राज्य में रबी फसल को बोया जाता है, तो ये आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश आ जाएंगे इसमें। और
इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने मॉनसून को देखा था, वहां तक की बातें क्लियर है। खरीफ फसलें, अगर मानसून चैप्टर को आपने नहीं देखा है, अगर जलवायु वाले चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक चीजों को डिस्कस करते करते होता क्या है एक्चुअली में कि बहुत वीडियोस लंबे हो जाते हैं। अगर हम लोग खरीफ फसल जो है वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, मानसून के साथ है। और इसमें जो आपके आते हैं वो आपके आ जाएंगे मानसून फसल में जो होता है ना, ये आपके आ जाते हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये सारे मानसून फसल होते हैं। और इनको कहाँ कहाँ बोया जाता है तो इनको असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र में। यहाँ पे आपका जो महाराष्ट्र है ना, विशेषकर इसके जो कोंकण तटीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि एक्चुअली में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड नहीं होंगे वहां पे आप अगर सिंचाई की बात करें तो आप किस पे निर्भर होइएगा। बिहार में, अगर जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार की जो कंडीशन है यहाँ पे, अगर 100 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है तो किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 100 में से 30 रुपए ही आती है, 70 रुपए ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो जो नहर के लिए यहाँ पे बिजली, जो नहर के लिए यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, उस नहर को बनने में या तो 5 साल के बदले में 15 साल लग जाते हैं या फिर कभी बनते नहीं है। तो इस जगह पे किसान डिपेंडेंट होता है मॉनसून के ऊपर। तो इस कारण से जो मॉनसून फसलें होती है वो उसी जगह पे बोई जाती है जहां पे मॉनसून का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे मॉनसून के प्रभाव अच्छे होते हैं, चाहे वो उत्तर पश्चिमी मॉनसून हो या फिर आपसे बोल दे तो जो भी मॉनसून जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हो या फिर अरब सागर से, तो इसके प्रभाव जहां जहां पे होंगे वहां वहां पे मॉनसून फसलें बोई जाएगी। आते हैं और हम लोग रबी और खरीफ फसल के बीच में अगर आप देखिएगा तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है उसको जायद बोला जाता है। और इसमें आपके तरबूजे, खरबूजे, सब्जियां, चारे के फसल इत्यादि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसी को हम लोग जायद बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। तो अगर तरबूजे को कैटेगराइज करने के लिए आपको बोला जाएगा तो यहाँ पे आप इसको रबी और खरीफ में मत आइएगा, इसको आप जायद में लिखिएगा। बाकी मुख्य फसलों के रूप में अगर हम लोग आएंगे कि क्या क्या भारत में बोई जाती है, तो भारत में अगर देखें हम लोग तो उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि सब कुछ भारत में उगाए जाते हैं। और इन सारे चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके उगने में, इनके उगते वक्त जो है वो कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, और फिर इसमें भारत का स्थान क्या है, और फिर हम इसमें जो है वो किस तरीके से और ज्यादा बेटरमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है। अगर हम लोग चावल की बात करें तो चीन जो है भारत में, पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश है जो है ना चावल उत्पादन में सबसे बड़ा है, और भारत दूसरे स्थान पे है। ये बातें यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो एक चीज क्लियर करना है कि यह एक खरीफ फसल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इसके उगने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है, मतलब कि जैसे ही ये उगा उस वक्त बहुत तगड़ी धूप चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और आर्द्रता मतलब 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा। इसके जड़ों में जब पानी लगे रहेंगे तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। और अगर हम लोग देखेंगे तो नहरों की जल और नलकूपों के साधन के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के में कुछ कम वर्षा वाले भागों में भी चावल की अच्छी उपज होती है। अगर आप बिहार की बात करें, मैं बेसिकली इसलिए आपको एग्जांपल देता हूँ बिहार की, कि बिहार एक अच्छा राज्य होते हुए भी बीमारू राज्य है, क्योंकि यहाँ की सरकार जिस तरीके से वर्क करती है, अगर उसको और मॉडिफाई नहीं किया गया तो शायद यहाँ के कुछ समय के बाद यहाँ के किसान जो है वो जो कृषि करना है वो बंद करेंगे। क्योंकि एक तो ऐसा जगह जो ऊंची वाली भाग है, वहां पे नहर के साधन होते हुए भी नहर से पानी नहीं आते हैं। अगर कभी बाढ़ के समय में उस नहर से पानी छोड़ा जाता है, उस नहर में पानी छोड़ा जाता है, तो उस एरिया का फसल बर्बाद हो जाता है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर यहाँ के लोग आपके लिए वोट देते हैं तो आपका ये काम है कि आप
जो है यहाँ के किसान उसके लिए अच्छे जो है वो योजनाओं को लाए, अच्छे परियोजनाएं स्टार्ट करे, जिससे कि उनके जो फसल है वो बर्बाद ना हो सके। सेम चीज गवर्नमेंट और जगहों की करती है, वहां पर भी इस तरीके की समस्याएं हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो हर एक जगह पे आएगा, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को अगर हम एक अवसर के रूप में ले रहे हैं, मीन्स कि वो एरिया डेवलप हो रहा है, वो एरिया डेवलपिंग में है, तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपके राज्य है, राजस्थान, इन सारे में जो है वो ज्यादा वर्षा होने के बाद भी इस जगह पे कम वर्षा होने के बाद भी इस जगह पे नहरों से सिंचाई करके यहाँ पे चावल का खेती कर लिया जाता है। तो अच्छे ये हुए। और बाकी बाढ़, बिहार की अगर बात करें तो हर एक साल कोसी का पानी हमारे यहाँ बाढ़ ला सकता है, लेकिन उस कोसी के पानी से हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। ये बिहार की एक विडंबना है। बाकी अगर हम लोग गेहूं के ऊपर आएंगे तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है और ये एक रबी फसल है। इसकी एक खासियत क्या होती है कि इसमें उगने के समय समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे वहां पे 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है, यहाँ पे 75 ही है। और अगर इसके और थोड़ा सा पार्ट को देखें हम लोग, तो इसमें जो आपके मेन इंपॉर्टेंट चीज आते हैं वो आ जाते हैं कि जो गंगा और सतलज का जो मैदान है यहाँ और दक्कन की काली मिट्टी जो है ना, इन सारे जगहों पर क्या होता है कि गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो लाए गए निक्षेप होते हैं, जो डेल्टास बनाए गए, वो बहुत उपजाऊ होते हैं। उस जगह पे जो कृषि की जाती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी पे की जाती है। तो उसमें अपना एक बिहार भी आता है, लेकिन विडंबना जब बाढ़ आती है तो ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मोटे अनाज के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो भारत में मोटे अनाज भी बहुत अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं, और इसमें ज्वार, बाजरा और रागी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर मोटे अनाज की बात करें तो एक्चुअली में इसको इसलिए उपजाया जाता था कि इससे जो मवेशी हैं उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। लेकिन आज जब लोगों को पता चला कि जिस वक्त मैं पुरानी बातें करता हूँ, जिस वक्त गरीब लोग हुआ करते थे और उनको इस तरीके की चीजें नहीं थी कि वो आटा और चावल को खा सके, उस वक्त ये मोटी अनाज खा करके रहते थे, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती थी। और आज ऐसा समय आ गया है कि इन मोटे अनाजों को जो है वो अगर देखें तो इनके लिए सहयोग राशि दे करके इनको उगाई जाती है कि आदमी यहाँ के पौष्टिक हो, उनके शरीर में कैल्शियम हो, और फिर मगर सारे चीजों की जो है ना वो प्रचुरता हो रोगी को, तो इससे जो है वो स्वस्थ रह सके। बट अगर रागी की बात करेंगे तो रागी एक इकलौता ऐसा मोटा अनाज है जिसमें लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक, भूसी इत्यादि सारे चीज मिलते हैं, जिससे एक व्यक्ति का जो है वो मानसिक, शारीरिक सारे तरीके का विकास हो सकता है। मोटे अनाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जहाँ पे गर्मी न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, उस जगहों पे। और ऐसे एरिया जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का एरिया आता है। बाजरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है बाजरा। ये भी एक मोटा अनाज है, और इस तरीके के जो मिट्टी होते हैं वो आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा वाले एरिया में दिखाई देंगे आपको। और ये जो मिट्टी है, ये जो बाजरा है, यह काली या लाल मिट्टी, काली, बलुआ, दोमट मिट्टी इत्यादि पर भी उगाई जाती है। इस कारण से आपको यहाँ ये जो है ना, ये आपको हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। बट इसके जो मेन जो अगर बात करें हम लोग, तो जहाँ पे जो आर्द्र क्षेत्र है उस जगह पे जो आपको मिलेंगे, अगर मिट्टी की बात करें तो वो लाल, काली या बलुआ मिट्टी मिलेगी, दोमट मिट्टी भी मिलेगी। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे आपको इसी तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी, इसलिए बाजरा का उत्पादन यहाँ पे होता है। मक्का की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न एवं चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसके जो इस तरीके के फल होते हैं, ये तो बाजरा है। अगर मक्के की बात करें तो मक्का कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ से इसके फल निकलते हैं। तो ये जो फल होता है इसका, ये जो इसका डंठल होता है, ये यूज किया जाता है गायों के लिए, मवेशियों के लिए, और ये हमारे लिए आ जाता है। इसके सत्तू होते हैं, और फिर बहुत सारे जो चीज इसके बनाए जाते हैं, कुछ पैक्ड चीजें भी जो है वो मक्का से बना करके तैयार की जाती है, जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं हम लोग। बाकी और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर अगर हम लोग आए तो इसके उत्पादन के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता है,
और जहां पर भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी वहां पे इसकी खेती बहुत अच्छी होगी। तो इस कारण से जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है वो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो मैदान है यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो बिहार में जो बिहार उत्तरी मैदान जो है वो एरिया आपको जो है ये मक्के के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर हम लोग आए दाल के ऊपर, तो आज के समय में प्रोटीन एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए हो गई है। बालों का झड़ना और फिर हड्डियों का कमजोर होना, शरीर में जो है वो बिल्कुल एकदम शरीर का पतला हो जाना, ये सारे चीज प्रोटीन के कारण होते हैं। और फिर अगर हम लोग इसको देखें तो दाल प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत होता है। और इसमें जो दाल होती है वो अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मटर, चना, ये सारे दालें जो है ये उगाई जाती है भारत में। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज होता है दाल के लिए, तो वो होता है कि यहाँ पे दाल के लिए एक जो जलवायु की आवश्यकता है वो अगर हम लोग देखें तो भारत में विभिन्न भागों में अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की दाल उगाई जाती है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे अरहर की दाल जो है, मसूर की दाल, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से टोपोग्राफी के हिसाब से भी जो है वो अलग अलग प्रकार के आपको दाल देखने को मिलेगी। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो देखिएगा अगर, तो फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, ये खासियत होती है। तो अरहर का जो पेड़ होता है ये बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है। तो इस कारण से इसको केवल छोड़ करके बाकी जितने हैं, उड़द की बात कर ले आप, मूंग की बात कर ले, मटर, चना, ये सारे जो होते हैं ये वायु से नाइट्रोजन मतलब 78% जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल से लेते हैं और उसको जमीन के अंदर इस तरीके से छोड़ते हैं कि ये जो है ना वो उर्वरता को बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बाकी अगर हम लोग दाल की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अच्छे तरीके से आपको दाल देखने को मिल जाएंगी। विभिन्न क्वालिटी के दाल आपको मिलेंगी। गन्ना की बात करें तो चीनी उत्पादन में इसका बहुत बड़ा अगर आप देखिएगा तो योगदान है, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। वैसे चीनी बनाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा तो बीट का भी यूज किया जाता है, लेकिन गन्ना का यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है और गन्ने के यूज से ही सबसे ज्यादा चीनी बनाई जाती है। तो ये जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाले एरिया में ये आपको देखने को मिल जाएंगी गन्ना। और 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जहाँ तापमान होगी वहाँ गन्ने की उपज बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पे वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होगी, मतलब कि ये गेहूं के बाद, मतलब गेहूं के लिए 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और ये 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा वाले जगह में जो है वो गन्ने की उत्पादन होती है। तो ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब पहला अगर सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना का कोई देश तो वो ब्राजील है और दूसरा इंडिया है। भारत में अगर गन्ने की बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में गन्ने का उत्पादन होता है। बिहार की एक बात करें तो विडंबना है कि यहाँ पे जितने भी चीनी मिल थे वो सारे बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट की जो है वो क्या बताए उसको, उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, जो भी गाली आप दे सकते हो इसके लिए। तिलहन की अगर बात करें जिससे तेल निकलता है, तो भारत में तिलहन की बात करें तो तिलहन मूंगफली, सरसों, नारियल के तेल से, तिल के तेल से, सोयाबीन से, अरंडी से, अलसी से, सूरजमुखी से, इस सारे चीजों से निकाली जाती है। और अगर बात करें तो 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तेल का सबसे बड़ा, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा था। और 2014 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व और कनाडा और फिर चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन, मतलब तोड़ी जिसको बोला जाता है। अगर तोरिया की बात करें हम लोग तो ये तोरिया जो होता है ये तोड़ी को ही बोला जाता है। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो तोड़ी को जो है वो तोड़िया को तोड़ी बोला जाता है, इससे भी तेल निकाले जाते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो कुछ तेल को अगर देखें तो साबुन, प्रसाधन मतलब श्रृंगार के समान उपटन उपयोग, इन सारे चीजों में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो लौंग का जो तेल होता है, ये लौंग का तेल निकाला तो जरूर जाता है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसके जो यूज होते हैं घर के यूज में ये नहीं आता है, लेकिन इसका यूज अगर आप देखिएगा तो प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है और दांत के दर्द वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आप जैसे ऑलिव ऑयल को देखिएगा तो इसका यूज भी प्रसाधन के लिए किया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी यहाँ पे आपको मूंगफली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सूरजमुखी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको तोरिया दिखाई दे रहा होगा या फिर सरसों। हर एक का अलग अलग क्वालिटी है। सरसों से जो है वो कुछ कम तेल निकलते हैं और तोरिया मतलब तोरी से कुछ ज्यादा तेल निकलते हैं। बात करें अगर हम लोग गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मूंगफली के बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं। अलसी, सरसों और रबी की फसलें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तिल जो है वो उत्तरी भारत में खरीफ फसल के रूप में और दक्षिणी भारत में रबी फसल के रूप में, अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों के रूप में जो है वो यहाँ पे बोई जाती है। ये खासियत है। चाय की अगर हम लोग बात करें तो ये रोपण कृषि के रूप में आता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और रोपण कृषि की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बट इससे जो आने वाले आय होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं। तो चाय का पौधा जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, जहाँ पे ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होगी, वहां पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जहाँ पे सालों भर समान रूप से होने वाली वर्षा होती है और कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है, उसी जगह पे ये होगी। और यहाँ की जो कृषि होती है वो ढालू नुमा होती है कि इसके जड़ों में जो है वो क्या हो तो पानी नहीं लगे। जड़ में जैसे ही पानी लगेगा इसके पत्ती पीली हो जाती है, तो फिर ये किसी यूज की नहीं रह जाती है। खासियत है इसकी। बाकी अगर चाय की हम लोग बात करेंगे तो दार्जिलिंग में आपको अच्छी चाय की क्वालिटी देखेगी। जलपाईगुड़ी, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सारे राज्यों में आपको चाय की खेती देखने को मिल जाएगी। और अगर हम लोग आते हैं कॉफी के ऊपर तो कर्नाटक जो है वो कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है। और 2014 में भारत विश्व की लगभग 3.5% कॉफी का उत्पादन करती है। और हमारे यहाँ जो कॉफी होती है उसको अरेबिका किस्म की कॉफी बोला जाता है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी होती है। और इसकी शुरुआत जो है वो बाबा बुदन पहाड़ियों से शुरू हुई थी और आज इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी अगर हम लोग बागानी फसलों की बात करें तो बागानी फसलों में आपके फल मिलते हैं। और यहाँ पे 2014 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो देश था। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। मतलब ठंडे एरिया में जो फल आपको देखने को मिलेंगे वो भी भारत में ज्यादातर मात्रा में मिलते हैं और गर्म वाले एरिया में भी जो फल होते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सब्जियां भी देखने को मिल जाएगी आपको। एक्चुअली में अगर आप जाइएगा दूसरे जगहों पर, जैसे आप दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली के एरिया में अगर आप देखें तो आपको जो भिंडी है वो थोड़ा महंगा दिखाई देगा, बिहार में कम दिखाई देगा, कम महंगा होता है ये। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं तो वहां पे आपको सेव बहुत सस्ते मिलेंगे, बिहार में आपको महंगे मिल जाएंगे। खासियत है तो बिहार में जो है वो उष्ण कटिबंध मतलब भारत में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों जगह के फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपके सब्जियां हो या फिर आपके फल हो। और आते हैं जरा सा इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर भारत में फल जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी के संतरे, केले, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची। बिहार का जो एक एरिया है मुजफ्फरपुर, जो जिस जिले में हम रहते हैं मुजफ्फरपुर में, ये मुजफ्फरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की लीची जो है ना वर्ल्ड फेमस है। मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेव, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इसकी डिमांड जो होती है, इसकी सप्लाई जो होती है वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे होती है। और अगर हम लोग बात करें तो भारत का टमाटर, फूल गोभी, प्याज, बंदा गोभी, बैगन, आलू उत्पादन में बहुत भारत का अग्रणीय स्थान है। और ये जो भारत अगर टमाटर का सेलिंग बंद कर देता है तो पाकिस्तान में जो है वो टमाटर बहुत महंगे दिखाई देते हैं। टमाटर जो है वो अगर पाकिस्तान की बात करें तो 500-500 रुपए केजी तक बिकते हैं। तो इसका एक अपना अलग खासियत है भारत का, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के फसल उगाए जाते हैं, तो भारत को किसी भी चीज की कमी नहीं खलती है। और अगर हम लोग बात करें रबर उत्पादन की तो ये भी एक अगर बोले तो रोपण कृषि में ही आता है ये। और ये अखाद्य फसल है जिसको खाया नहीं जाता है, बट इससे पैसे जब दबा के कमाए जाते हैं। तो रबर भूमध्य रेखा की को फसल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर इसको आप पृथ्वी मानते हैं तो ये भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ के एरिया में जो है वो आपको रबर देखने को मिल जाएंगी। और
इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तभी इसके जो रेजिन्स होते हैं, जो इससे निकलने वाले गोंद होते हैं ना, उससे ही रबर बनाया जाता है, तो वो प्रॉपर वे में निकल पाते हैं। इसकी खेती जो होती है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय और गारो पहाड़िया में होती है। गारो, खासी और जयंतिका की जो पहाड़ियां हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिका की जो पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें जो गारो की पहाड़ियां है वहां पे आपको रबर की खेती देखने को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब अगर हम लोग आएंगे रेशेदार फसल के ऊपर, तो कपास, जूट, पटसन इत्यादि की खेती भी भारत में होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से जो कपास का सप्लाई होता है वो विदेशों में होता है और इस कपास का जो प्रोसेस हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसा कि होना चाहिए। इस कारण से इसको विदेश में सप्लाई करते हैं और वहां से महंगे कपड़े बन के भारत में आते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस कपास का उसी तरीके से प्रोसेस करें जैसे विदेशों में होता है, तभी हम इस कपास का जो है वो सही यूज कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़े से सुधार की जरूरत है। और अगर हम लोग देखें तो कपास के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है ना, भारत में उगाई जाने वाले जो 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, जो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम होती है। तो इसमें से जो 3 जो है ना, इसमें से 3 मिट्टी में फसल से प्राप्त होती है और चौथा जो है रेशम, वो कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो रेशम जो है वो कोकून कीड़े से प्राप्त होती है और इसके जो इम्पोर्टेंट जो डेटाज है वो यहाँ पे और है, जो मालवाड़ी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अब 2 इम्पोर्टेंट प्री के फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला है वो कुछ इस तरीके का है कि रेशम के कीड़े जो है वो कोकून से प्राप्त होती है और ये जो कीड़े हैं वो कहाँ पे पलते हैं, तो ये मलबड़ी के पेड़ पे पलते हैं। और देखें तो रेशम जो है, ये रेशम कीड़े का पालन जो है वो रेशम उत्पादन, जिसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ये जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिएगा। और अगर कपास की बात करें हम लोग, तो भारत के कपास जो है पौधे का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो दक्कन का पठार का एरिया है और जहाँ पे काली मिट्टी होती है उस जगह पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई, 210 पाला रहित दिन मतलब खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब एक साल में 210 दिन कम से कम बिना पाला वाला होगा, उसी जगह पे कपास की बहुत अच्छी खेती होगी। ये कुछ कपास के साथ फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। जूट की अगर बात करें तो इसको सुनहरा रेशा बोला जाता है और इसमें जो है वो जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी पर इसको उगाया जाता है, जहाँ पे पानी जो है वो नहीं निकले। ठीक है, पानी जो है वो जल निकास, जहाँ पे पानी रेगुलर वे में जाते रहे और रुके नहीं, उस जगह पे इसको उगाया जाता है। और जहाँ हर वर्ष बाढ़ आए और नम मिट्टी जमा रहती है उसी जगह पर ये उगाया जाता है कपास। और यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब जरा सा और इम्पोर्टेंट इसके ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो जो चीज हमें देखने को मिलती है वो कपास के लिए ये है कि इसको पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय वाले राज्यों में उगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो जूट का दाम नहीं होता है। तो बिहार ऑलरेडी बीमारू राज्य है और यहाँ पर हर एक वर्ष बाढ़ आता है, तो इसी कारण से यहाँ पे ये जूट आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बातें हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कुछ इस तरीके की है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चाकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार लक्ष्य को रखा गया हुआ था और इसके ऊपर भी वर्क किया गया हुआ था, जिससे कि भूमि को सुधार करके और चाकबंदी को अनिवार्य करना और साथ में जो है वो किसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना। इसके लिए 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधार किए हुए थे और आज भी इसका सुधार किया गया हुआ है, जिसके कारण शायद सारे जो किसान है वो रोड पे आ चुके हैं। बट जो आज किसान के लिए जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव है वो कुछ इस तरीके के है कि किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जिसको किसान के क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, और दुर्घटना बीमा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री के तरफ से जो है किसान सम्मान योजना जो दिए जाती है, ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से ली जा रही है। साथ में जो है वो किसान को आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से किसान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटाज होते हैं उसको अवेलेबल करवाया जाता है। साथ में जो दाम चल रहे होते हैं फसलों के उसको बताया जाता है। इन सारे से उन्हें हेल्प होता है ये जानने में कि कैसे कृषि की जाए और किस कृषि को करने से ज्यादा फायदा होता है।
एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत पहले हुआ था, भूदान और ग्राम दान आंदोलन। महात्मा गांधी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इससे लोग प्रभावित हुए थे। और एक श्री रामचंद्र रेड्डी जो हुए थे, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जो है वो भूमि दान करने की बात कही थी। इसके बाद एक लोगों ने क्या किया था कि पूरे गांव को दान करने का बात कर दिया था, जमींदार लोग, जिसको ग्रामदान और भूमिदान और ग्रामदान आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, और यहाँ से कभी क्वेश्चंस आते हैं नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम लोग आए तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान की बात करें तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं कृषि का जो है वो आपको फाउंडेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कृषि के योगदान की तो 1951 से लेकर के इसके घटने के उपरांत जो इसका योगदान था, मतलब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 2010 से 2011 के लगभग 52% की जनसंख्या के लिए रोजगार और जीविका साधन का एक कारण बन करके रह गया हुआ था। तो आज हमें कृषि में और ज्यादा सुधार की जरूरत है। और भी अगर बात करें हम लोग तो भारतीय कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन केंद्र इत्यादि की स्थापना, जिसमें मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र, अनुसंधान विकास इत्यादि की जो स्थापना की गई हुई है, इससे कृषि के सुधार में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि किसान को आसानी से पता चल पाता है कि आज के मौसम कैसे रहेंगे और आने वाले समय में मौसम कैसे रहेंगे। जैसे कि कृषि में मत्स्य भी आ जाता है, और फिर मत्स्य पालन करने वाले लोग जो होते हैं उससे बहुत ज्यादा सावधान होते हैं, जो टाइफून वगैरह आने वाले होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो जानने चाहिए हमें। खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो आज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के कारण अगर हम लोग देखें तो सरकार ने स्कूल में जो है वो एटलीस्ट सारे बच्चे को खिचड़ी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि कम से कम उनको वो चीजें प्राप्त हो सके, जो उतने पोषण प्राप्त हो सके जो उनके शरीर के लिए जरूरी है। और ये जो है भोजन, ये आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। और प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण प्रदान करे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट था। यहाँ तक की बातें क्लियर। और अगर हम लोग आएंगे जरा सा इसके ऊपर, तो जो डेटाज है जो जानने चाहिए हमें, तो इस तरीके के इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक का काम किया, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिसको अभी आधार कार्ड से जोड़ा गया हुआ है कि आप कहीं भी, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड की जो बात हो गई है, ये पीडीएस शॉप पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको गवर्नमेंट के तरफ से दिए जा रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना होता है, जिससे गरीब से गरीब आदमी जो है वो अच्छा खाना खा सके। बाकी इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई बोला जाता है, वो भी बहुत अच्छे काम करती है। जो सरकारों, जैसे कि सरकार ये जो किसान होते हैं उसे अनाज लेते हैं और फिर उसका सप्लाई उसको बफर स्टॉक के रूप में बना के रखती है, और जब इस तरीके के कंडीशन आते हैं कि हमें इसको एक निश्चित मूल्य पे लोगों को देना चाहिए, जो पीडीएस होते हैं वहां पे, तो फिर उसको हम लोग एफसीआई से लेकर के और ग्रामीणों को दे देते हैं। ये खासियत हो गई यहाँ पे। और अगर हम लोग देखें तो भारत में जो है उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन में होते हैं, और एक एपीएल होते हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन में होते हैं। तो इनको जो है इनके विकास के ऊपर, बीपीएल वाले लोगों के विकास के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है, और उसके ऊपर वर्क भी की जा रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार के ऊपर भी और खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। इसलिए जो है हमारी जनसंख्या है उसको बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत है। साथ में भूमि का जो निम्नीकरण है वो भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि हमें उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितना कि हमको जरूरत है। तो भूमि निम्नीकरण के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें हम लोग उर्वरक, पीरकनाशी, कीटनाशी, इन सारी चीजों का कम उपयोग करके मिट्टी के निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। ये चीजें हैं। और वैश्वीकरण का भी कृषि पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए हुए थे, उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के जो है वो के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में जो व्यापारी है भारत के कपास की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, और पहले तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दिया था, लेकिन बाद में इसके जो रिजल्ट आए हुए थे
वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ था। तो इसलिए जो वैश्वीकरण है उसका भारत के किसानों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो 1990 के बाद जो वैश्वीकरण पर भारतीय किसान जो थे उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि चाय की खेती और जगहों पर की जाने लगी, चीन में भी की जाने लगी चाय की खेती, तो वहां से जो चाय है वो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई हो रही है। भारत की चाय का जैसे ही क्वालिटी कम होगा तो वो सप्लाई कम हो जाता है था। फिर रबड़ की बात करें, चाय की बात करें, इन सारे पे बैड इम्पैक्ट भी पड़ा। और ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी पड़ने स्टार्ट हुए। जिस जगह पे भारत की चाय का सप्लाई नहीं होता था वहां भी होने लगा। तो ये सारे चीज है, बट इसके साथ ही हमको एक ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिससे इसके क्वालिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और फिर हम लोग क्या करें कि इस पे अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करते रहें। तो ये हमें आज के जो है वो कंपटीशन के क्षेत्र से हमें उबार करके लाएगा। तो ये चीजें थी। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो भारत की कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना और सीमांत छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है आज गवर्नमेंट को, और शायद गवर्नमेंट दे भी रही है। तभी जाकर के जो है वो हम कुछ अच्छे स्टेप ले पाएंगे गवर्नमेंट ये किसानों के लिए, जिससे उनकी कंडीशन और ज्यादा अच्छी हो, जिसमें एक कार्बनिक खेती और कीटनाशकों का कम प्रयोग करके और फिर इन सारे चीजों के ऊपर ध्यान देकर के हम उनके कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा जो इम्पोर्टेंट अपने जो चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने ये कृषि के बारे में पढ़ा है। तो ये था क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।